चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 8 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में देखेंगे। कुछ कहानी से जैसे स्टार्ट होता है। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी ने विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित हुई थी और उसने पूछा था कि सुकांत यह स्थान इतना काला क्यों है। सुकांत ने कहा था कि यह कोयले के खदान के निकट होने के कारण है। और क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हैं? ये सभी खनिज कोयले को ही ले जा रहे हैं। उसके बाद फिर किरी पूछती है कि खनिज क्या है। सुकांत कहता है कि क्या आपने कभी नानबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब ये बिस्किट बनके तैयार होते हैं, जब आप खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हैं तो उसे जो वही खनिज होते हैं और उसे खनिज कहते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपति पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थान पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं और कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है और जैसे जहाँ पाए जाते हैं आर्कटिक महासागर में, सनस्तर और अंटार्कटिका में मिलते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित है। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है और ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? देखते हैं खनिज के प्रकार देखते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे खनिज दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। और उसके बाद धात्विक दो प्रकार के होते हैं, लोह और अलोह होते हैं। देखते हैं धात्विक खनिजों में कुछ धात्विक खनिज देखते हैं तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं और धातु कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करते हैं और जिनमें धुती या चमक की विशेषता होती है। लोह अयस्क, बस्काइड, मैग्नीज, अयस्कर और इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिज जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं है और किंतु कुछ अन्य धातु तथा सोना, चांदी, तांबा या शीशा भी हो सकती हैं। अधात्विक के बारे में देखें। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना, पत्थर, भ्रमक, अभ्रक और जिप्स इन खनिजों के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक ही खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या अखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है? तो खनन से, उसके बाद परिवर्धन से, अखनन से। खनन दो प्रकार के होते हैं, विवृत खनन और कूपी के खनन होते हैं। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों में खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हो वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इससे विपरीत खनन कहते हैं। और गहन वैधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं और इसे कूपिकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवर्धन कहते हैं। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उससे अखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। और शैल खनिज अवयव के अनिश्चित संघटन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्कर कहते हैं। यद्यपि 28 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज ही समझते हैं। और उसके बाद खनिजों का वितरण देखें। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में भी पाए जाते हैं।
धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओटेरियो यानी कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा और निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। और उसके बाद मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट सलांसर के कुछ उदाहरण हैं। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में ही पाए जाते हैं। उसके बाद एशिया में देखें तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विशाल का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। अब चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा का उत्पादन करता है। उसके बाद एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बाक्साइट और निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप होता है। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। उसके बाद यूरोप में देखें, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में भी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में देखें तो उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्स प्रदेश, उसके बाद अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पूर्व श्रृंखलाएं में लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शिल्ड प्रदेशों में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। अब पश्चिम कार्डिलेरा में तांबा, शीशा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप होता है। दक्षिण अमेरिका में देखें तो ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम और एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है और विश्व की प्राचीनतम शैलों पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। वे 4 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व बने और पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अफ्रीका के बारे में देखें, अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का 1/12 भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और तेल नाइजीरिया में, लाम्बिया और अग्नोमिया में भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के देखें, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगोर्ली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप होते हैं। अंटार्कटिका में देखें तो विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप में सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल की वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। खनिजों के उपयोग के बारे में देखें तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलों में जोड़ा जाता है। अब तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तथा
प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज में प्राप्त होते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम जैसे उससे के आवश्यक उसके बाद जैसे के आवश्यक ऑक्साइड में प्राप्त किए जाते हैं और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग और भवन निर्माण में, रसोई के बर्तन तक भी होता है। उसके बाद खनिज का संरक्षण देखें। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संरक्षण में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सके। शक्ति संसाधन देखें तो सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। उसके बाद वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय के वर्दी पर इस्त्री करती है और इसी के बाद वह ऊन के लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सनी से कहती है कि सनी क्या आपने आसान कर लिया, आओ और मैं अपना नाश्ता करूं। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए उसकी माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद कर देना भूल मत जाना। और माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति आवश्यक होती है। ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं और ईंधन, जीवाश्मीय ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन देखें, इससे का उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। और पौधे और जानवरों के अवशेषों जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मीय ईंधनों से परिवर्तित हो गए हैं। जीवाश्मीय ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित है और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। यहाँ दिया गया है कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में। खनिज तेल के लाभ हैं आसानी से परिवहनीय यानी टैंकर पे। उसके बाद यहाँ गैस के उसके बाद है खनिजों का दूसरा का लाभ है पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। उसके बाद प्राकृतिक गैस का लाभ है आसानी से परिवहन करने यानी पाइपलाइन के जरिए। उसके बाद तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, तेल से सस्ता भी है प्राकृतिक गैस, लेकिन हानि इनकी क्या है दोनों की? तो तेल अधिप्लावक एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का क्षय होता है। उसके बाद निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में देखें तो इससे के ईंधन के लाभ और कोयले के लाभ हानि के बारे में देखें। ईंधन के लाभ है सुप्राय है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इसकी हानियां है संग्रहण में अधिक समय उपयोग, उसका प्रदूषण फैलाने वाला है ये, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निवर्णीकरण करता है। उसके बाद कोयले का लाभ देखें विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसकी हानि प्रदूषण का स्रोत है, उसके परिवहन के लिए भी भारी है। उसके बाद जल विद्युत के हानि लाभ के बारे में देखें तो जल विद्युत का लाभ देखें प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन करों को बढ़ावा देता है, सस्ता भी है। इसका हानि है स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला भी है। उसके बाद कोयला के बारे में देखें, यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा
कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। और कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। और विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रीय रानीगंज है पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है इसका प्राप्ति। उसके बाद पेट्रोलियम के बारे में देखें। पहले शब्दों की उत्पत्ति में देखें। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रो अर्थ है, पेट्रो का अर्थ होता है सेल, उसके बाद एलियम का अर्थ होता है तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल होता है। पेट्रोलियम देखें तो पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल को जो आपकी साइकिल को चमकाने में तेल जो आपके साइकिल को चरमराने से रुकता है, और दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तट क्षेत्रों से किया जाता है। उसके बाद तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहाँ परिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद देश हैं ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, रूस है, वेनेजुएला है और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र है असम में डिगबोई में होता है, बम्बई में है यानी बम्बे हाई में, उसके बाद तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में है पेट्रोलियम का उत्पाद। उसके बाद प्राकृतिक गैस से देखें। प्राकृतिक गैस में देखें, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है और जब अपशिष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है और विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस अपने पर्याप्त भंडारण है। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधन के उपयोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है और इस ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषण के भी चिंता का विषय बने हुए हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टूटी के टपकने के समान ही है जो अंततः सूख जाती है और इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरा स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वीडन प्राकृतिक गैस यानी CNG एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। जल विद्युत के बारे में देखें। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जेनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगन है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। क्या आप जानते हैं कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में देखें। जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया गया है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीनीकरण है और ये उपयोग की आवश्यकता है
और क्या आप जानते हैं कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। उसके बाद देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अवर सौर ऊर्जा उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकुर सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने के यातायात संकेतों में भी होता है। ये है पवन ऊर्जा के बारे में देखें। पवन ऊर्जा के लाभ और हानि देखें। पवन ऊर्जा के लाभ में है प्रदूषण मुक्त है। ये एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लगता है और सुरक्षित और साफ भी है। हानि इसकी क्या है तो ध्वनि प्रदूषण इसके हानि है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान भी है। पक्षियों के लिए हानिकारक है ये। उसके बाद सौर ऊर्जा के लाभ हानि में देखें। सौर ऊर्जा का लाभ है अक्षमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है, लेकिन हानि इसकी खर्चीली है ज़्यादा और स्रोत के विस्तारित होने से ऊर्जा बर्बाद होता है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा के लाभ देखें तो प्रदूषण मुक्त है, अक्षमाप्य है। इसकी हानि है ज्वारीय ऊर्जा के वन्य जीव आवास के नष्ट होना है और दोहन में कठिन होता है। उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में देखें। इसमें परमाणु ऊर्जा के लाभ देखें तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन है। इसकी हानियां है रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और खर्चीला भी है। बायोगैस के लाभ देखें तो कम लागत है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादक भी है, लेकिन इसकी हानि है हरित गृह प्रभाव का कारण बनता है। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा का लाभ है स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्धि होता है, लेकिन इसकी हानियां है शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला हो जाता है। पवन ऊर्जा के बारे में देखें। पवन ऊर्जा का एक विस्तार से देखें पवन ऊर्जा के बारे में तो पवन ऊर्जा का एक अक्षमाप्य स्रोत है। अब पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है और वर्तमान पवन चक्कियों के तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है जो विद्युत उत्पादक करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पवन घाटियों से जहां प्रबल पवन और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है। और पवन फार्म नीदरलैंड में है, जर्मनी में, डेनमार्क और यूके, यूएसए और तथा स्पेन में पाए जाते हैं जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। उसके बाद परमाणु ऊर्जा के बारे में देखें। परमाणु ऊर्जा प्रकृति के तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियस और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है और ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है और थोरियम में विशाल मात्रा में केरल के मोनोजार्टर बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर और राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में किंगा में है। भूतापीय ऊर्जा के बारे में देखें। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यूएस विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलिस्तीन और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। और उसके ज्वारीय ऊर्जा के बारे में देखें। ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं और इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने के बांध के निर्माण में किया जाता है और उच्च ज्वार के
उच्च जवार के समय ज्वारों को ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में भी सारे ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। और क्या आप जानते हैं कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। उसके बाद बायोगैस के बारे में देखें। जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, उसके बाद पशुओं का गोबर, रसोइयों के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, जैसे इसे बायोगैस से कहते हैं इसी को। और जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें हम से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा को बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है और अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बने।